हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है अपने चैनल पर टारगेट सीरीज चला रहे हैं यूपीएसआई के लिए। अगर हम बात करें तो हम यूपीएसआई के 2027 के लिए टारगेट सीरीज चला रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज ये है हमारी हिंदी की पहली क्लास। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम अपने द्वारा हैंड रिटन नोट्स आपको देंगे। ठीक है, अपने हाथों से लिखा हुआ रिटन नोट्स देंगे, जिससे हमने जो है तैयारी की थी अपने पिछले एग्ज़ाम में, यानी यूपीएसआई का जो अभी एग्ज़ाम बीता है उसमें हमने किस बुक से तैयारी की थी, कौन से नोट्स बनाए थे, वही नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, बहुत ही अच्छे लेवल के नोट्स हैं हमारे। ठीक है, आप हमारा जो है स्कोर कार्ड देख सकते हैं जाकर। हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हमारा कितना स्कोर बना था। तो आप लोग विश्वास करिए, नोट्स जो भी हमने बनाए हैं बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप जो आपकी तैयारी को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके और जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यदि आप यूपी के लिए मतलब कि दरोगा बनना चाहते हैं, ठीक है, 2027 में एक सीट आप लेना चाहते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, टारगेट सीरीज से जुड़िए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ही द्वारा पढ़ाए गए नोट्स से पढ़िए, आप टारगेट सीरीज से जुड़िए और आप उस टारगेट को फॉलो कीजिए। यदि आप फॉलो करेंगे, 60 दिन में हमने ख़त्म करने की बात की है कि 60 दिन में हम यूपीएसआई का जो है पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। मतलब कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, एक दिन में कितना कवर करना है, ये सब बातें हम 60 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। ये आपका दायित्व है कि आप कैसे उसे कवर करते हैं। यदि आप लास्ट तक बने रहें तो आपकी जीत पक्की होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। ठीक, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया है यूपीएसआई 2027 डियर लर्नर एकेडमी हमारे चैनल का नाम है। हम बात करेंगे हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, हमने आपको पहले टारगेट में ये जो टॉपिक दिया था, लेकिन किसी कारणवश हम वीडियो नहीं ला पाए उस पर। और हमने आपसे भी कहा था यदि आपको जो टारगेट का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था उसमें, तो हम इसके लिए आपको मतलब आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो आप सभी को पता होगा कि संस्कृत के भास धातु से हुई है। कहाँ से हुई है? संस्कृत के भास धातु से। अब भास का क्या अर्थ होता है? बोलना या कहना। ठीक, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे पॉइंट में क्या दिया गया है? शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यदि पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को ही भाषा कहते हैं। ठीक, देखिए, क्वेश्चंस बनते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो कहाँ से हुई है? तो आप बताएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। उसके बाद दिया जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का परिभाषा आपको याद करना होगा। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को ही हम भाषा कहते हैं। ठीक, अगर पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे भाषा के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन? वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ। ठीक है, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और आपको बता दें कि यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, और यदि आप कहेंगे तो हम इसकी पीडीएफ जो है चैनल पर डलवा देंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे यदि आप बताएंगे तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला बात क्या किया गया है? भाषा के 3 रूप कौन कौन से हैं? ठीक, भाषा के 3 रूपों की बात किया गया कि भाषा के 3 रूप जो हैं कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, अगर हम बात करें मौखिक भाषा की, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो मौखिक भाषा की। जैसे आप कोई शब्द बोलते हैं तो मुख के द्वारा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई मौखिक। जो भी बात हम कर रहे हैं ये मौखिक है।
और ये किस रूप में आ रही है, ध्वनि के रूप में बाहर आ रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है, ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जब हम कुछ लिख रहे हैं जैसे राम, ठीक, श्याम, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होती है, वर्ण। इसको हम वर्णों में लिख रहे हैं, ठीक है। र वर्ण है, आ की मात्रा है, फिर उसके बाद म वर्ण है, ठीक। इसे हम किसके रूप में व्यक्त कर रहे हैं, वर्ण के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक। अगर हम मौखिक की बात करें तो मौखिक को हम बोलकर व्यक्त करते हैं और लिखित को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, यानी वर्णों के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे बात किया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण ही होती है, यानी भाषा, यदि पूछ दिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप कहेंगे कि वर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो वो भी वर्ण है। अगर पूछे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप कहेंगे क्या है, ध्वनि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन मत होना, एक बार रिवीजन करेंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे वर्ण की, कि वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिपि चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दो बातें पता चली, क्या क्या ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, लीप चिन्ह कहते हैं। यदि पूछे कि लीप चिन्ह किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, जैसे देखिए ये सब चिन्ह है, र चिन्ह है, इस पे बाद मात्रा चिन्ह है, म चिन्ह है, मतलब ये चिन्ह है, इसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भाषा निर्माण का क्रम, ठीक है। एक बार इसको क्रम को देखते हैं हम। भाषा निर्माण की इकाई का क्रम क्या है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्वनि निकलेगी, ध्वनि से क्या बनेगा, वर्ण बनेगा, वर्ण से शब्द की रचना होगी, शब्द से पद, पद से वाक्य, वाक्य से अनुमिति, ठीक। इसको याद कर लेना। इसमें पूछ दिया जाता है कि वर्ण की रचना किससे हुई है, वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप कहेंगे ध्वनि से हुई है, ठीक है। ध्वनि से क्या बनता है, शब्द, शब्दों की उत्पत्ति वर्ण से हुई है और पद की उत्पत्ति शब्द से हुई है, वाक्य की उत्पत्ति पद से हुई है और वाक्य अनुमिति की उत्पत्ति किससे हुई है, वाक्य से हुई है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको डबल स्टार कर लेना, ठीक। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई है, ध्वनि से हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिपि चिन्ह मत मार देना, लेकिन ध्वनि मारना। अगर पूछे कि शब्द की उत्पत्ति, तो शब्द जैसे जब कोई वर्ड बोला जाएगा तभी शब्द बनेगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द की परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। हमने वर्ड की देखा है, अब शब्द की देखते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम, ठीक है, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे, इस उसी को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी वर्णों का सार्थक क्रम जो होता है, जो एक निश्चित अर्थ को प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसे भाषा का लघुत्तम या सार्थक इकाई कहते हैं, ठीक। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे सार्थक क्रम क्या हो गया, जैसे हमको लिखना है कमल, ठीक, तो कमल एक सार्थक क्रम है वर्णों का। अब यहीं पर लिख दिया जाए कि म ल क, तो ये कोई सार्थक क्रम नहीं है, ठीक है। मतलब वर्ण तो इसमें शामिल हैं लेकिन इनका सार्थक रूप नहीं मिल रहा है। तो हमको क्या करना है कि वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे, कमल एक निश्चित अर्थ दे रहा है कि ये फूल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये जो मलक लिख दिए हैं ये किसी अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा है, ठीक है। हमको दोनों बातें याद रखनी है, कौन कौन सी, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ भी दे, उसी को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, ठीक। नयन, ठीक, नयन भी एक अर्थ प्रदान कर रहा है, पुस्तक अर्थ प्रदान कर रहा है, मेज अर्थ प्रदान कर रहा है, दरवाजा अर्थ प्रदान कर रहा है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हैं जिससे हमें एक कोई अर्थ मतलब निश्चित अर्थ प्रदान हो, यानी निश्चित अर्थ प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक आप लोगों को हमें लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, वर्णों का सार्थक क्रम, जैसे जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया राम, ठीक, तो ये हमें एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है कि हम भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक अर्थ यहाँ से प्रदान हुआ। अगर यहीं पर हमने लिख दिया क्या कि खरन, ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है। टकर, ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा है, मतलब इसमें वर्ड तो है लेकिन हमें यहाँ से कोई निश्चित अर्थ नहीं प्रदान कर रहा है। तो शब्द के बारे में हमें ये दोनों बातें याद रखनी होंगी कि वर्णों का सार्थक क्रम भी होना चाहिए और निश्चित अर्थ भी मिलना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई भी कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, ठीक।
हमने एग्जाम्पल आपके माध्यम से आपको बताने की पूरा प्रयास किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं या फिर वो शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पद की बात करते हैं। अब पद की बात कर लें तो स्वतंत्र रूप से बोला गया या लिखा गया अक्षर समूह शब्द है तथा जब उसी शब्द को किसी वाक्य के अंदर व्याकरणिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो वह क्या बन जाता है, तो आप कहेंगे वह पद बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही मतलब सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्र रूप से जो बोला गया या लिखा गया अक्षर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोला गया या लिखा गया अक्षर समूह जो होता है, यहाँ पर देखिए अक्षर समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अक्षर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम अक्षर की बात करेंगे तो वह वर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अक्षर समूह की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम वर्ड की बात करें तो क ख ग, ठीक, और शब्द की बात करें तो राम। ठीक, ये अक्षर समूह है। तो इसमें क्या कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से बोला गया या लिखा गया अक्षर समूह शब्द है तथा जब उसी शब्द को किसी वाक्य के अंदर व्याकरणिक मतलब कि क्रमबद्ध रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो वह क्या बन जाता है, पद बन जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पद की बात करें तो जैसे होता है क्या, हम बात करते रहे थे पद के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया गया है राम और दे दिया जाए और पढ़ना। ठीक, यदि मान लीजिए ये दो क्या हैं, शब्द हैं, और एक शब्द राम है, एक शब्द पढ़ना है। यदि हम इसको पद के रूप में परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, राम पढ़ता है। ये क्या हो गया, आपका पद हो गया। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या बताया कि यदि कोई शब्द है जैसे राम है, पढ़ना है, जाना है, खेलना है, तो अगर इनको हम एक पद वाक्य के रूप के अंदर व्याकरणिक रूप से हम व्यवस्थित करें तो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमने देखा राम और पढ़ना को हमने एक साथ लिख दिया, राम पढ़ता है, ये क्या है, ये पद है। ठीक, ये क्या है, आपका पद है। आगे बढ़ते हैं, यदि हम बात करें वाक्य की कि वाक्य किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, फिर एक बार देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, बार बार सार्थक समूह की बात कर रहा है। ठीक है, जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हो उन्हें हम वाक्य कहते हैं। जैसे क्या हो गया, राम ने रावण को मारा। ठीक, दो या दो से अधिक शब्द हैं, राम रावण को मार रहा है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, ये सार्थक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, एक क्रमबद्ध रूप से प्रयुक्त हुए हैं और एक निश्चित अर्थ भी हमको दे रहे हैं कि मतलब राम ने रावण को मारा, यहाँ पर एक निश्चित अर्थ भी प्रदान हो रहा है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका वाक्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें वाक्य के अंग। ठीक, वाक्य के अंग की बात कर लेते हैं तो इसके दो अंग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उद्देश्य और विधेय बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, मतलब आप एक लाइन में समझ सकते हैं। राहुल होशियार विद्यार्थी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर इसको तोड़ेंगे तो राहुल अलग कर दीजिए, होशियार विद्यार्थी है। कौन होशियार विद्यार्थी है, राहुल होशियार विद्यार्थी है। तो राहुल क्या हो गया, राहुल के बारे में बातें कही जा रही हैं कि वह कैसा है, होशियार विद्यार्थी है। तो राहुल हो गया आपका उद्देश्य। ठीक, और जो बच रहा है, जो बातें कही जा रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। ठीक, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। यहाँ पर राहुल के बारे में बात कही जा रही है तो राहुल हो गया आपका उद्देश्य और होशियार विद्यार्थी है आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा कि राहुल होशियार विद्यार्थी है, राहुल क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, होशियार विद्यार्थी है क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या दिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, हम बात करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं की। 3 कालों में विभक्त किया गया है इनको। ठीक है, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने काल में विभक्त किया गया है, तो आप कहेंगे 3 काल में विभक्त किया गया है। सबसे पहला नंबर है कौन सा,
प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इनका कालक्रम था। किसका? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसको डबल स्टार भी कर लेना आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो यदि हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की, इनका कालक्रम याद कर लेना कि 1500 से 500 ईसा पूर्व तक हमको देखने को मिला था। अब इसके दो रूप निकले, कौन कौन से? एक हो गया वैदिक संस्कृत, एक हो गया लौकिक संस्कृत। यदि बात करें वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत का कालक्रम कब से कब तक था? तो इसका कालक्रम जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक देखने को मिला था। किसका? वैदिक संस्कृत का। अगर बात करें यही हम लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत को ही संस्कृत रूप मतलब भी कहते हैं। इसका कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिला था, ठीक। अब यहाँ से हो गया कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यानी 1500 से 500 तक, ठीक। इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक हो गया वैदिक संस्कृत और एक हो गया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत कब से कब तक था? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। ये हो गई आपकी कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। इसको हमने दो भागों में बांटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कालक्रम कब से कब तक था? तो आप कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत की बात करें तो यह था आपका 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम देखेंगे। इसका कालक्रम कब से कब तक था? तो आप कहेंगे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ठीक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक इसका कालक्रम था, ठीक है। ईसा पूर्व में क्या होता था? उल्टा चलता था, और ईस्वी में क्या है? सीधा चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कब से कब इसका कालक्रम था। तो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को तीन भागों में विभाजित किया गया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक। कौन कौन से थे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक। एक बार फिर से बोलिएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो पाली को ही हम प्रथम प्राकृत कहते थे, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत नाम दिया, ठीक है। इसके कालक्रम की बात कर लेते हैं, तो पाली का जो कालक्रम था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, यहाँ ईसा पूर्व नहीं होगा, ठीक। पाली का जो कालक्रम था वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था, ठीक है। प्राकृत की बात कर लेते हैं, तो प्राकृत का कालक्रम कब से कब तक था? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था, ठीक। और अपभ्रंश की बात करें, जिसे तृतीय प्राकृत नाम दिया गया है, इसका कालक्रम जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका कालक्रम हमको देखने को मिला था। ये तो हो गई आपकी तीनों जो है भाषाएं, जिसको हम क्या नाम दिए थे? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है। इन तीनों को हमने डिवाइड किया था। पाली को प्रथम प्राकृत के रूप में जानते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत का नाम दिया गया था, ठीक। अगर हम बात करें पाली की, तो पाली जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका कालक्रम था। प्राकृत जो था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश जो था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका काल देखने को मिला था, ठीक। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा क्या? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक। हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा देखा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखा, अब आ गए हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की तरफ, ठीक है। इसका कालक्रम कब से कब तक था? तो ये 1000 ईस्वी से अब तक देखने को मिल रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है अभी तक चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक, कि हिंदी की भाषा का विकास कैसे हुआ। इसको भी आप डबल स्टार कर लेना, ठीक है। देखिए, हम जो जहाँ जहाँ पर डबल स्टार करवा रहे हैं, वो मान कर चलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं, ठीक। इसीलिए हम उसको आपको बार बार रिवीजन करवाना चाहते हैं कि यहाँ पर आपका जो है ध्यान बना रहे। तो हिंदी का विकास क्रम जो होता है वह कैसे होता है? सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत से पाली का विकास होता है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत है, ठीक। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा का वह परिनिष्ठित और सर्वमान्य रूप, ठीक है,
जिसे शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, मीडिया में उपयोग के लिए स्वीकृति मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, मानक भाषा किसे कहते हैं? किसी भाषा का वह परिनिष्ठित और सर्वमान्य रूप, यानी कोई भी भाषा का रूप जिसे शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, मीडिया में उपयोग के लिए स्वीकृति मिलती है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया क्या? विभाषा। अगर बात करें हम विभाषा की, तो इसे उपभाषा भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विभाषा को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, यानी इसे हम उपभाषा भी कहते हैं, विभाषा को ही उपभाषा कहते हैं। ये बार बार आप लोग ध्यान रखिएगा कि विभाषा को हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है भाषा से कम विस्तृत होता है, मतलब भाषा से कम व्यापक होता है लेकिन बोली से अधिक व्यापक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की बात करें तो यह लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है। ठीक, देवनागरी की बात कर लें तो यह लिपि कैसी लिपि है? तो आप कहेंगे यह लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप कहेंगे सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है किसकी उत्पत्ति? हिंदी की उत्पत्ति। यहाँ पर जो है बड़ा स रहेगा। ठीक, हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक, हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो आप कहेंगे 5 उपभाषा आती है। कौन कौन सी? सौरसेनी, मागधी, अपभ्रंश, अर्धमागधी। ठीक है, ये सब जो होती हैं उपभाषाएं आती हैं और इन्हीं के अंतर्गत जो होती है 17 बोलियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट में क्या दिया गया है कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोली मतलब कौन कौन से क्षेत्र की बोलियां आती हैं। ठीक है, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये क्या है? उपभाषा है। इनके अंतर्गत बोली गई बोलियों को सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा गया है। मागधी की बात कर लेते हैं तो मागधी के अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां आती हैं। ये उपभाषाओं के अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? मागधी के अंतर्गत आती हैं। अर्धमागधी की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां आती हैं। ठीक है, ब्रांचट के अंतर्गत सिंधी आती है, सिंधी के अंतर्गत बोली जाने वाली सिंधी उपभाषा आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी उपभाषा आती है। पैसाची के अंतर्गत लहंदा व पंजाबी उपभाषाएं शामिल की जाती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, पहाड़ी हिंदी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा कौन कौन सी आती है? तो आप कहेंगे बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। ब्रांचट के अंतर्गत सिंधी आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी और पैसाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी आती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप नोट्स बनाएंगे तो और अच्छी बात है, और नहीं बनाना चाहते हैं तो हम आप कहेंगे तो PDF इसका अपलोड करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका नामकरण करने वाले विद्वान के बारे में। ठीक है, हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनका जो नामकरण किए हैं उनके विद्वानों को देख लेते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था आपका, कौन सा? 2017 में या 2021 में बिहारी बोली के बारे में आया था। ठीक है, अगर बात करें खड़ी बोली का नामकरण किसने किया था, तो लल्लू लाल ने किया था। किसने किया था? लल्लू लाल ने। कौरवी बोली का नामकरण जो है राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। बिहारी बोली का नामकरण ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थानी का ग्रियर्सन ने किया था। भोजपुरी का रेमंड ने किया था। मैथिली का कोलब्रुक ने किया था। डिंगल का जो है बांकीलाल ने, और ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ठीक है, ये भी आपको तैयार करने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यदि अगर पूछ दिया जाए खड़ी बोली का नामकरण किस विद्वान ने किया था, तो आप कहेंगे क्या? लल्लू लाल ने किया था। कौरवी का राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। बिहारी का ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थानी की बात करें तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी का भी किया था। भोजपुरी का रेमंड ने किया था। मैथिली का कोलब्रुक ने किया था। डिंगल का जो है बांकीलाल, और ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में क्या दिया गया है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली गई बोलियां। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं?
तो इसके अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। ठीक, याद रखना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? एक हो गया आपका खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली को ही कौरवी नाम दिया गया है। ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी हो गई, बुंदेली हो गई, बांगरू, जिसे हरियाणवी भी नाम दिया गया है। ठीक है, ये 5 बोलियां जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू या हरियाणी। ठीक, हरियाणवी। आगे बढ़ते हैं। अगर यहीं पर पूछ दिया जाए कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। यहां से आप याद करना कैसे? जय, माल, मेवा, मार। ठीक, जय, माल, मेवा, मार। ठीक, जय, माल, मेवा, मार। ये ट्रिक आप याद रखना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चारों याद हो जाएंगी। जय, माल, मेवा, मार। ठीक, अब जैसे मारवाड़ी हो गई आपकी, इसको ये कहाँ पर बोली जाती है? तो आप कहेंगे पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाती है मारवाड़ी। ठीक है, मेवाती जो है उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत, उसके बाद जयपुरी जो है पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत, और मालवी जो है दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना आपको। यहाँ से जैसे कि ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थानी की भाषा बोली है, मेवाती जो है उत्तरी राजस्थानी की बोली है, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी की बोली है, और बात करें मालवी की तो यह दक्षिणी राजस्थानी की बोली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका बिहारी हिंदी। ठीक, बिहारी हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, पश्चिमी हिंदी के आपकी जो है कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली गई थी। ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां बोली गई थी। उसके बाद बिहारी के अंतर्गत जो है 3 बोलियां बोली जाती। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां बोली जाती। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, एक खस आती है, कहीं कहीं पर दिया रहता है, लेकिन इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी जो है आपकी बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आ गया आपका। ठीक है, ये इसको आप डबल क्या ट्रिपल स्टार मार लेना। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन कि इसका कालक्रम मतलब कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बातें आपको याद कर लेनी है। यहाँ से एक क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग डबल स्टार कर लेना, ट्रिपल स्टार कर लेना, लेकिन इसको याद कर लेना। अगर हम बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन की, ठीक है, तो पहला हुआ था कहाँ? 1975 में नागपुर में। ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन पहला कब हुआ था? 1975 में नागपुर में हुआ था। दूसरा हुआ था 1976 में पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में। तीसरा हुआ था 1983 में नई दिल्ली में। चौथा हुआ था 1993 में पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। पांचवा हुआ था 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में। ठीक है, छठा हुआ था 1999 में लंदन, यूके में। ठीक है, सातवां हुआ था 2003 में पारामारिबो, सूरीनाम। ठीक, आठवां हुआ था 2007 में न्यूयॉर्क में। उसके बाद बढ़ते हैं, अगर हम अगले की बात करें, नौवां हुआ था 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 10वां हुआ था 2015 में भोपाल में। 11वां हुआ था 2018 में पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। 12वां हुआ था 2023 में नॉर्डी, फिजी में। ठीक है, 2023 में भी हाल ही में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नॉर्डी, फिजी में। ठीक, ये जो टॉपिक हम आपको बताए हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार रिवीजन करना। हर जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ो एक बार इसको रिवीजन कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। जैसे यूपी स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, वहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में क्या दिया गया है? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लिखवाए हैं ये भी इम्पोर्टेंट ही है। मतलब हम क्या बोलें, हम जितने भी टॉपिक वही लिखवाते हैं जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना होती है, या फिर जहाँ पर से प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे गए होते हैं।
तो वही टॉपिक हम लेकर आते हैं। ज़्यादा आपको टाइम वो स्पेंड नहीं करना है कि मतलब एक ही टॉपिक को लेकर हम बैठे रहें दिन भर और तैयार भी ना हो। आप लोग हमारे नोट्स को देख सकते हैं, कितने मेहनत लगती है इसको बनाने में, आप लोग समझ नहीं सकते। बस आप लोग आएँगे और गाली बककर चले जाएँगे कि नहीं ये नहीं पढ़ाता है सही, ये ऐसा है, वो ऐसा है। एक बार आप लोग उसके जो है स्ट्रगल को देखा करिए कि मतलब कि कोई व्यक्ति अगर आपको टाइम दे रहा है, पढ़ा रहा है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए। हम ये नहीं करें कि मतलब कि आप हम ही से पढ़िए, आपको जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम के बाद हमसे मिलना, ठीक है? हमारे नोट्स को देखना, आप हमसे मिल तो नहीं पाओगे, चलिए मिलोगे तो मिल लेंगे, लेकिन आप हमारे नोट्स को भी एक बार देखना कि मतलब एग्ज़ाम देने के बाद कि ये नोट्स कैसे थे, यहाँ से क्वेश्चंस कितने मिले हैं या फिर कितने यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे जो आपने नहीं किए, ठीक? एक बार एग्ज़ाम के बाद हमसे मिलना तो हम बताएँगे आपको। तो इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं। अगर बात करें हम गारो जो है मेघालय राज्य की बोली है, ठीक है? गारो कहाँ की बोली है? तो आप कहेंगे मेघालय राज्य की बोली है। बांग्ला जो है त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। बांग्ला जो है कहाँ की है? त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, ठीक है? अगर पूछे कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉरिशस में है, ठीक? इसको स्टार बना लेना। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय मॉरिशस में स्थित है, ठीक है? डिंगल भाषा ये पूछी गई थी प्रीवियस ईयर में। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चंस बना था कि डिंगल भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो डिंगल भाषा को हम किस नाम से जानते हैं? तो भाट भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक? यहाँ से अब ये क्वेश्चंस बना था और ये विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय भी एक एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। या शायद यूपी पुलिस में या फिर यूपीएसआई में पीवाईक्यू में पूछा गया था, ठीक है? डिंगल भाषा को हम किस नाम से जानते हैं? तो भाट भाषा के नाम से जानते हैं। अगला है अपभ्रंश भाषा जो है आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है? अगर पूछ दिया जाए कि अपभ्रंश किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप कहेंगे अपभ्रंश जो है आर्य परिवार की भाषा है, ठीक है? अगर ये पूछ दिया जाए कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है, ठीक है? कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो पाली भाषा का जो है अन्य नाम है वो मागधी है, ठीक है? क्या है? मागधी है। पाली भाषा का अन्य नाम मागधी है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चंस बने। एक तो हो गया आपका विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉरिशस में। इसको नोट जरूर बनाइएगा, हमारे कहने से इसको नोट बना लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी होता है कि हम इसकी जगह इसको टिक कर देते हैं, इसकी जगह इसको टिक कर देते हैं, लेकिन आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप बार-बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय तो आप कहेंगे मॉरिशस में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय की बात आ गया तो नई दिल्ली में, और केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात करें तो कहाँ पर होगा? आगरा में होगा, ठीक है? विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में, और केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? आगरा में है, ठीक है? आगे बात करें वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए, कौरवी या खड़ी बोली जो है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, ठीक? तो प्यारे साथियों, ये हमने कम समय में आपको एक चैप्टर ख़त्म कराने की कोशिश की है और हमने ख़त्म भी कराया, ठीक है? ये था आपका आज का चैप्टर, हिंदी की प्रमुख बोलियां, भाषाएं, अन्य भाषा परिवार के बारे में हमने देख लिया। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? यदि आप हमें बताएंगे तभी हम आपको अगला जो है टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है? ये था आज का पहला चैप्टर। हमने बहुत ही अच्छे समय में और बहुत ही कम समय में इसको ख़त्म करने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसको जो है टाइप करके लाए हैं, ठीक है? मतलब कि अपने हाथों से लिख कर लाए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं या फिर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर है, आपके पूरे डाउट्स को दूर करेगी। लेकिन आप जाने से पहले यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया कीजिए। कमेंट से हमको जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? ठीक, एक बार आप कुछ टाइम हमारे चैनल पर रह कर देखिए, आपको यहाँ से सारे डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।